नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति गणना करने का प्रावधान किया गया है और ये भी आप जानते हैं कि जैसे विपक्ष हमेशा मुद्दा बनाता रहा है कि जाति जनगणना कराने का जो फैसला सरकार ने लिया है ये पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमेशा वो सवाल उठाता रहा है। तो ये अच्छी बात है कि सबका अपना अधिकार होता है, विपक्ष का काम ही है मुद्दा बनाना और सवाल खड़ा करना। इसमें हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है कि वो मुद्दा ना बनाए या उस पर सवाल ना खड़ा करे, लेकिन भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है कि जो जाति जनगणना उन्होंने लागू किया था वो राष्ट्रीय जनगणना के साथ जाति गणना करने का नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अब ये हम देखते हैं कि मतलब अब अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो हम ये मान लें कि अब ये टलने वाला नहीं है, इसे अब कोई टाल नहीं सकता है। तो ये आप सबके लिए भी बहुत खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मुद्दा बना रहे थे कि जाति जनगणना होगी या नहीं होगी। तो इसी विषय पर आज हम बात करने के लिए हमारे बीच में मिस्टर अमित जी उपस्थित हैं, जो कि विधिक जानकारी भी रखते हैं और इसके पहले भी हम लोग जाति जनगणना पर एक वीडियो बना चुके हैं। तो इसके देखने के पहले मतलब मेरी आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आप इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। तो मिस्टर अमित जी, पुनः हमारा आपका इस यूट्यूब मंच में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद डॉक्टर इनके फिर से अब इस डिस्कशन को रखने के लिए, खास करके तब जब एक गजट में नोटिफाई हो गया है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके दर्शकों को और आपको अपने जवाब से नाखुश न करूं, सारे सवालों का मैं माकूल जवाब दूं आपको। धन्यवाद ये मौका देने के लिए। जी, तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ, प्रश्न की तरफ। मिस्टर अमित जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनगणना का नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा जारी हो चुका है, जिसमें जातीय गणना भी शामिल है। आज़ादी के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का यह पहली गणना होगी। इसे आप किस रूप में देखते हैं? हमारे दर्शकों को आप बहुत स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर इनकी। इस पर फिर आप जो चर्चा सामने लाई हैं वो काबिल तारीफ है, और आपको भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारा जो कन्फ्यूजन है हम लोगों के डिस्कशन और डिबेट से और बातचीत से, वार्तालाप से वो क्लियर होता है। बिल्कुल। और ये सवाल जो आपका है ये बहुत ही अहम सवाल है, और मैं बहुत ही इस डिसीजन को जो भारत सरकार ने पहले तो जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है उसने डिसीजन लिया था कि जो राष्ट्रीय गणना है उसके साथ साथ हम जातीय गणना भी कराएंगे। ये एक सकारात्मक पहल है भारत सरकार का, जिसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा मुद्दा विपक्ष ने भी बनाया और पक्ष ने इसको स्वीकार किया। ये बहुत बड़ी लोकतंत्र की भी जीत है, और इसीलिए कहते हैं कि भारत का संविधान एक एक आप कहें कि अहिंसक क्रांति की इजाज़त देता है। भारत में ये क्रांति से कम नहीं है। और ख़ास करके तब जब 1931 में लास्ट टाइम जो ओबीसीज थे या अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम कहते हैं, उनकी गणना अंग्रेजों ने कराई थी 1931 में। और उसी 31 की जनगणना के आधार पर, या कहें कि जातीय गणना उसमें शामिल था, उसके आधार पर आज 27% रिजर्वेशन मिलता है। और सोचिए कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितनी बड़ी हो सकती है, घटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। और जनसंख्या जब सारी पॉपुलेशन हमारी भारत की 1.45 बिलियन हो गई, तो सर्टेन है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या बढ़ी होगी। और उन बढ़ने के बावजूद भी हमें रिजर्वेशन अगर केवल 27% मिल रहा पुराने जनसंख्या के आधार पर, तो उन वर्गों के साथ ये कितना बड़ा अन्याय है आप इसे समझ सकते हैं, जो हमने पहले वीडियो में भी हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो 1931 के आधार पर मंडल कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया था
और आज क्या चल रहा है, आज 2025 चल रहा है। ये मतलब 1931 से अगर हम अभी की तुलना करें तो लगभग हम 100 साल के करीब आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कभी भी, अच्छा 1941 में हुई भी जातीय गणना, इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनगणना के साथ, तो उस रिपोर्ट को ही रिलीज नहीं किया गया, विश्व युद्ध का हवाला देकर के। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। तो ये अपने आप में बड़ा ही मतलब अजीब सिचुएशन है कि वैसी जनसंख्या, वैसा बल्क पॉपुलेशन जो सबसे अधिक है इस देश में, जिसकी जनसंख्या 50% से भी ऊपर माना जाता है, 60 के करीब माना जाता है, और उसकी हम गणना नहीं कराते, और उसको हम उसका अधिकार किस आधार पर देते हैं। और सवाल अब ये उठता है कि अगर हमारे पास गणना ही नहीं है, हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो किस आधार पर हम दावा कर रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग को हम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। ये तो वैसे ही है ना कि आपके पास कुछ नहीं है और लेकिन कहानी आप गढ़ रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं दर्शकों को कि ये इस रूप में भी ऐतिहासिक है कि आजाद भारत में आजादी के बाद ये पहली गणना या जनगणना है जिसमें अन्य पिछड़े वर्ग की गणना होगी, जाति आधारित गणना होगी, और पता चलेगा कि किस जाति का कितना कहां कहां प्रतिनिधित्व है और नहीं है, जो बहुत ही निहायत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि ये ऐतिहासिक इस सेंस में है कि आजादी के बाद ये पहली जातीय गणना होने जा रही है भारत के स्तर पर, और कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर। राज्यों ने अभी रिसेंटली कराया है, बिहार ने कराया है, तेलंगाना ने कराया है, अभी अंडर कंसिडरेशन है कर्नाटका में, और वहां पे कुछ डिस्प्यूट हुआ तो फिर से होने वाला है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये आजादी के बाद पहली गणना होगी जिसमें जातियों, खास करके अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की गणना की जाएगी, और पता लगाया जाएगा कि उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आय की क्या स्थिति है, उनके प्रतिनिधित्व का क्या स्थिति है। दूसरी बात जो मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूं कि ये एकदम क्लियर होना चाहिए दर्शकों को कि आजादी के बाद से जो भी जनगणना हुई है उसमें आदिवासियों का, मतलब जिसको हम लोग एसटी कहते हैं आजकल के शब्दावली में, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट की गणना होती रही है, उनका कभी भी नहीं रुका है। तो ये कोई कहे कि भारत में ये पहली बार सबकी जातीय गणना होगी, ये गलत होगा। होती रही है, केवल एक वर्ग इससे वंचित रहा है, वो है अन्य पिछड़ा वर्ग, और बाकी जातियों का, जातीय समूहों की गणना होती रही है। ऐसी भी बात नहीं है कि यहाँ पर वो डेटा अवेलेबल नहीं है, वो डेटा अवेलेबल है। जब हम एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं तो अभी रिसेंटली सारे अखबार में निकला था कि लगभग भारत में 6000 जातियां हैं। उसके रिकॉर्ड में ये मेंशन है, उसमें बताया गया कि किसकी कितनी जनसंख्या है, बौद्धों की, जैनों की, अन्य पिछड़े वर्गों की। लेकिन जनसंख्या की काउंटिंग जो हुई उसमें इसकी काउंटिंग नहीं हुई है। लेकिन एससी कैटेगरी में जो जातियां हैं उनकी जनगणना होती रही है, गणना होती रही है। हम दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एसटी की भी गणना होती रही है, केवल ओबीसी से वंचित रहा है। तो भाई उसके साथ ये अन्याय क्यों? जब हम लोकतंत्र कहते हैं और लोकतंत्र में कहते हैं कि भाई जिसकी संख्या है उसी की सबसे ज्यादा वोट्स हैं, यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तो लोकतंत्र का स्पिरिट है। और जो इस लोकतंत्र में 60% है उसकी गणना से आप बचते हैं। आपका सारा काम उसी आधार पर होता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें उसी पे आप जस्टिफाई करते हैं। लेकिन उनकी गणना की बात जब आती है तो आप क्यों डरते हैं? तो ये अपने आप में ऐतिहासिक डिसीजन है भारत सरकार का, और मैं मानता हूं कि ये एक सकारात्मक पहल है। इसकी सराहना की जानी चाहिए कि सरकार ने ये फैसला लिया, और हो सकता है मार्च 2027 तक ये काम पूरा कर लिया जाए। और इसके साथ साथ इसलिए भी अहम है कि भारत में परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन कमीशन बनना है, और फिर से लोकसभा की सीटों का निर्णय होना है कि किस राज्य का कितना सीट होगा। ये जनसंख्या अगर तय नहीं होता है तो कैसे हम इसका बढ़ोतरी करेंगे? उस एंगल से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि 2026 में परिसीमन का पीरियड खत्म हो रहा है
और एक नया परिसीमन हमको लाना है, और इस वजह से ये अपने आप में ऐतिहासिक है और मैं इसका स्वागत करता हूँ आपके इस फोरम पर, इस चैनल पर। ये डॉक्टर रिंकी। बहुत अच्छा आपका जवाब रहा। इसी के प्रक्रम में मुझे एक बात याद आती है, जैसा कि आपने कहा कि जब से देश आज़ाद हुआ है तो अन्य पिछड़ा वर्ग की कभी जनगणना हुई नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ या आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों ने ऐसा चाहा ही नहीं है। जो उच्च वर्गीय व्यक्ति सत्ता पे बैठे थे वो चाहते ही नहीं थे कि कभी इनकी जाति जनगणना हो और ये अपने अधिकारों की बात करें और आवाज़ उठाएं, एकदम नहीं चाहते थे। और मुझे अभी भी यही लग रहा है कि शायद अगर मोदी सरकार नहीं होती इस समय तो शायद ये कभी नहीं होता। ये मेरा खुद का मानना है, हो सकता है कि मैं गलत हो सकती हूँ, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। लेकिन इसके पहले भी तो कितने प्रधानमंत्री बने, आए और गए, चले गए, लेकिन क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने इस विषय पर सोचा कि हमारा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसकी दशा और दिशा क्या है, हमको इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है मोदी सरकार का। फिर से मैं स्वागत करती हूँ कि भाई उन्होंने इतना बड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया। अगला सवाल हमारा आपसे अमित जी ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जनगणना की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरह से होगी, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी या नहीं होगी, इसमें कितनी अड़चनें आने वाली हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर रिंकी ये सवाल करने के लिए। और जो आपने बात कहा जस्ट हमारे जवाब के बाद, उससे मैं 100% आपसे सहमत हूँ। ठीक है कि इस देश में लोकतंत्र, निश्चित तौर पर हम लोग संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से 90 के दशकों तक भारत का लोकतंत्र एक कुलीनतावादी लोकतंत्र रहा है, या कहें कि रूढ़िवादी लोकतंत्र रहा है। किनके शब्दों में? क्रिस्टोफर जेफरलोट के शब्दों में। ओबीसी और अन्य वर्गों को केवल वोट बैंक समझा जाता रहा। उनको इस बात के लिए वो किया जाता रहा कि तुम केवल हमको वोट दो, नेता हम बने रहेंगे, मुद्दा हम उठाएंगे, सत्ता का सुख हम भोगेंगे, लेकिन तुम केवल वोट दो, जिसको कैप्टिव या गुलाम वोटर्स कहते थे। ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले जो सवाल आपने किया कि क्या प्रक्रिया होगी, और उससे पहले, उस जवाब को देने से पहले सबसे मैं अपील करूंगा कि इस इतने बड़े पर्व में, हम पर्व इसको मानते हैं क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, बिल्कुल इस बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ा इस लोकतंत्र के पर्व में, क्योंकि ये लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहा है, तो उस पर्व में आप सक्रियता से अपना नाम दर्ज कराएं। और दूसरी बात हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये 2 स्तर पर किया जाएगा। सबसे पहले सारे भारत में जितने लोग हैं उनका जो मकान है उनका लिस्टिंग कराया जाएगा, जिसको हाउस लिस्टिंग सेंसस कहते हैं। ये पहला फेज होगा पूरे जनगणना का, जिसमें हाउस लिस्टिंग कराई जाएगी। उसमें बहुत सारी चीज़ों को पूछी जाएंगी कि आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में रेडियो है, आपके घर में टीवी है, आपके कितने परिवार हैं, उसका इकोनॉमिक स्टेटस, लगभग डॉक्टर रिंकी उसमें 34 सवाल होंगे। वो 34 सवाल आपके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इनकम, सांस्कृतिक सारी चीज़ों का वो इंफॉर्मेशन होगा। और उसमें आप सारी चीज़ों को बताएंगे कि हमारा घर जो मकान है वो कंक्रीट का है कि फुस का है, कि हम किस घर में रहते हैं, कितने लोग हैं, कार है, टीवी है, नहीं है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आपके पूरे स्टेटस को उसमें बताना है। दूसरा जो इसका फेज होगा वो होगा पॉपुलेशन इनुमरेशन, जिसको कहते हैं, कि मतलब जो जनसंख्या है उसकी गणना। जब हाउस की लिस्टिंग हो जाएगी तो ये बड़ा आसान हो जाएगा कि एक घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी घर की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। और तब उसके बाद जो इनुमरेटर होगा, जो संगणक या उसको वो कहते हैं, हाँ, वो जाएगा। और तब उसमें 29 कॉलम रहेंगे जो जनसंख्या की जनगणना की जाएगी या गणना की जाएगी। उसमें 29 कॉलम रहेंगे जिसमें आपको इंफॉर्मेशन फिल करना है, और उसमें से एक कॉलम होगा जिसमें कास्ट इस बार लिखा जाएगा। इसीलिए इसको राष्ट्रीय जनगणना के साथ हम लोग जातीय गणना कहते हैं, क्योंकि जनगणना बहुत ब्रॉड होता है और गणना एक कास्ट का कॉलम उसमें दिया जाएगा। जैसे बिहार में हुआ, जैसे तेलंगाना में हुआ,
और उसमें 29 कॉलम को आपको भरना है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस सेंसस में, ये पहली बार डिजिटल मोड में होने जा रहा है। इससे पहले मैनुअल होता था। मैनुअल, एक इनुमरेटर गया आपके घर में, हाउस लिस्टिंग के लिए वो हाथ से पूरा फॉर्म भरेगा, ठीक है, सारी चीजें, उसमें गलती होने की बहुत बड़ी चांस हुआ करती थी, डेटा को प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता था और फाइनल डेटा आने में बड़ा और भी ज्यादा टाइम लगता। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि एक तो ये डिजिटल फॉर्म में होगा और इसके लिए भारत सरकार ने प्रपोजल दिया है, जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उन्होंने वो दिया है कि इस बार आप खुद से अपना सेंसस करा सकती हैं। आप अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करिए, डिजिटल फॉर्म में आप सीधे यहीं से सारा चीज फिल कर दीजिए। जब वो इनुमरेटर आपके घर जाएगा तो आप वो आईडी नंबर दिखा दीजिए, वो सारा डेटा उसको फिल मिल जाएगा। गलती होने का चांस रेयर से रेयर है। मतलब अब टेक्नोलॉजी है, वो फेल ही हो जाए तो अलग बात। इवन ये भी इस टेक्नोलॉजी में व्यवस्था है कि वो नेट की भी जरूरत आपको नहीं है, वो ऐप बन जाएगा और ऑफलाइन मोड में वो काम करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी का बहुत ही मतलब एक बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने जा रहा है और हमें लगता है कि जनसंख्या और जनगणना के इतिहास में ये पहली बार होगा कि इतने बड़े एक्सरसाइज को हम डिजिटल मीडिया से या डिजिटल मीडियम से करने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे आपके दर्शकों को या जो भी लोग हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप इस एक्सरसाइज में जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आने वाले 50-100 सालों का भविष्य इसी जनगणना से तय होने वाला है कि आपका लोकतंत्र कहाँ खड़ा है, आर्थिक विकास कहाँ खड़ा है, सामाजिक विकास कहाँ खड़ा है, प्रतिनिधित्व का क्या स्थिति है, कितना हम आगे बढ़े हैं, कितने लोग आज भी पीछे छूटे हैं। आने वाले समय में जो भी फायदा मिलेगा आपको कल्याणकारी योजनाओं का, उसी आधार पर मिलने जा रहा है और ये सब डिजिटल फॉर्म में अब अवेलेबल मिलेगा आपको। तो मतलब आपको ध्यान देना है कि पहला जो स्टेज होगा वो हाउस लिस्टिंग का स्टेज होगा, दूसरा स्टेज होगा जो जनसंख्या की गणना की जाएगी और उसी में आपकी जाति की भी गणना की जाएगी। तो अपनी जाति, अपने पेशा के बारे में सही जानकारी दें और बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें ताकि एक मुकम्मल राष्ट्र का हम निर्माण कर सकें। इसी प्रक्रम में एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब ये ऐप डाउनलोड लोग करेंगे तो उनके पास उनका आईडी और पासवर्ड भी होगा, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसमें हम अपना डेटा पूरा देख सकते हैं कि डेटा गलत भरा है कि सही भरा है? बिल्कुल, और पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी जनता के सामने। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें घपला होने का चांस नहीं रहेगा कि लोग भर के यहाँ से कुछ और लेके जा रहे हैं फिल करके और वहाँ कुछ चेंज कर दिया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डिजिटल मोड में हो गया, तो कभी भी आप अपना डेटा देख सकते हैं कि गलत फील हुआ है कि सही फील हुआ है। इवन क्लेम कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं। हाँ, कि अगर मान लीजिए वहाँ इनुमरेटर को तो कोई चांस ही नहीं होगा। जैसे आप यहाँ से सब फिल कर दिए तो वो केवल बाद में देख सकेगा, उसमें एडिट वो नहीं कर सकता। एडिट का ऑप्शन सिर्फ आपको ही होगा। और यूजर आईडी आपको मिला, वही स्लिप दिखाना है कि हमारा यूजर आईडी है। जो चीजें नहीं भरी गई हैं उसी को केवल भरेगा। मुझे लग रहा है इसी धांधली को रोकने के लिए इसको इतना मजबूती तरीके से इसको बनाया गया है कि लोग उसका फायदा न उठा पाए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा अमित जी आपसे ये है कि इस जनगणना के बाद जाति या जाति का सवाल संस्थागत रूप ले लेगा। ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है कि आने वाले समय में राजनीति, समाज और राष्ट्र निर्माण में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बताएंगे थोड़ा हमारे दर्शकों को। जी डॉक्टर रिंकी, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पर लगातार चर्चा चल रही है और कुछ विद्वान इस भारत में ऐसे हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि उनका सारा कार्य, उनकी सारी लेखनी, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका संस्कार व्यवहार सब जातिगत तरीके से होता है। ठीक है, वो बाहर के दुनिया में ये कहेंगे कि हम जाति पाति से ऊपर उठ गए हैं, जबकि सच्चाई इसका बिल्कुल उलट है। ठीक है, वो सारे वही काम करते हैं जो जाति के आधार पर अपनी श्रेष्ठता से लेकर अपनी बुद्धिमता तक मानते हैं कि हम इस जात में पैदा हुए हैं, इसी वजह से हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आपकी पूरी राजनीति जातिगत है, कोई भी राज्य इससे वंचित नहीं है।
सारे राज्यों में जातीय कंसिडरेशन के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्राइम मिनिस्टर से लेके जो भी बनता है, कैबिनेट का एलोकेशन देख लीजिए, सारी चीजों का रिजर्वेशन से लेकर सारी चीजों का आधार जो है जाति है। ठीक है, उसके बाद भी कुछ लोग ये डिनाई करने की कोशिश करते हैं कि यहां तो जाति है ही नहीं। मतलब उनमें ये हिम्मत कैसे आता, उनकी शादी विवाह, बेटा बेटी का विवाह करेंगे तो देखेंगे कि शादी कहाँ करना है, किस जाति कैसे करना है। आप मैट्रिमोनियल्स उठा के देख लिए, न्यूज़पेपर्स में भर भर के आते हैं। और पढ़े लिखे लोग जो सो कॉल्ड कहते हैं बड़े शिक्षित हैं, विदेशों में रहते हैं, उनकी पढ़ी लिखी जाति आधारित बहू और दामाद चाहिए। और वैसे लोग ये तर्क देते हैं कि जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो उससे जाति बढ़ जाएगा। यानी जातीय आधार पर आप शोषण करेंगे, जातीय आधार पर आप संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, जातीय आधार पर विशेषाधिकार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब उस जाति की गणना होने की बात होने लगती है तो आपकी बौखलाहट क्यों आने लगती है? और ये कहने लगते हैं लोग कि ये संस्थागत हो जाएगी तो इससे समाज में विद्वेष पैदा होगा। कितना लोग तो ये भी क्लेम करते हैं, पता नहीं ये उनको शर्म भी आती है कि नहीं आती है, कहते हैं कि जाति तो यहाँ खत्म हो चुकी है। और आए दिन आप देखती हैं कि क्या क्या जाति के नाम पर हो रहा है। जाति के नाम पर इटावा में जो हुआ, जाति के नाम पर जो बच्चियों के साथ हो रहा है, ये सब कोई जानता है कि रेप विक्टिम भाई क्यों नहीं जो अपर क्लास सो कॉल्ड है या अपर कास्ट सो कॉल्ड है उन जातियों से होकर आती हैं। रेप किए जाने वाली बच्चियां मोस्टली जो हैं वंचित वर्गों से आती हैं, जो उसका पूरा का पूरा सोशियो। तो हमारा कहना यह है कि ऐसे लोग जाति के सवाल को कभी सवाल नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि अगर वो बनने देंगे तो उनका जो शोषण है या उनका जो विशेषाधिकार है वो साफ साफ लोगों को दिखने लगेगा। और ये जानते हैं कि उनकी संख्या कम है, तो संख्या कम है और जिनकी संख्या ज्यादा है वो जब जान जाएंगे कि हमारी संख्या ज्यादा है तो अपने संसाधनों में वो अधिकार मांगेंगे, विशेषाधिकार को खत्म करने की बात करेंगे, समाज में बदलाव की बात करेंगे। तो और एक बात ध्यान रखिए कि भारत में जो कुलीन वर्ग है वो कभी नहीं चाहता है कि वो लोग अपना अधिकार जान जाएं, संख्या जान जाएं, क्योंकि लोकतंत्र में जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मांगी जाएगी, और जब मांगी जाएगी तो उनके सत्ता को ये खतरा पहुंचाएगा। तो वो क्या आरोप लगाएंगे कि जाति संस्थागत हो जाएगी। तो भैया कब नहीं संस्थागत थी? हमारा तो सीधे सीधे सवाल यही है ना कि कब संस्थागत नहीं थी। ये तो शुरू से ही आपके सभ्यता का पार्ट है, वो संस्थागत हमेशा से रही है और आज भी है, आगे भी रहेगी। और उसी को भारत सरकार क्या, भारत का संविधान ये रिकॉग्नाइज करता है। भारत में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो जाति आधारित है, वो संवैधानिक है। कब भारत की सरकार ने या भारत के हम कहें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जाति यहाँ की व्यवस्था की सच्चाई नहीं है? उसने स्वीकार किया है कि इस देश में पिछड़ापन का आधार जाति एक फैक्टर है। वो हाँ, निश्चित तौर पे सारा फैक्टर वो नहीं है, लेकिन जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज जाति के आधार पर उठा के डेटा देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में किसका दबदबा है, नौकरियों में किसका दबदबा है, ग्रुप ए के जॉब में क्यों किसी खास जातियों का दबदबा है। आप पूरा उठा के देखिएगा तो ए बी जो जॉब्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उसमें अपर कास्ट का डोमिनेंस है और सी और डी में लोअर कास्ट का। ऐसे क्यों हो रहा है? जुडिशियरी में एक ही जाति के लोग 300 परिवारों के लिए पूरा दबदबा बना के रखें, बाकी के लिए जगह ही खाली नहीं है। ये क्या जाति नहीं है? ये जाति है। और उसी को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इनको क्या लग रहा है, इनको क्या सता रहा है कि भारत के इंटीग्रिटी और यूनिटी पर खतरा है? नहीं भाइयों, सबसे पहले जातिवाद और जाति व्यवस्था को खत्म करने का ये पहला स्टेप है। जब आप रोग के लक्षणों को नहीं पहचानेंगे तब तक आप उस रोग को कैसे खत्म करेंगे? जातिवाद जाति व्यवस्था का लक्षण है, और जब तक उसको आप सीरियसली नहीं डील करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तब तक आप उसको खत्म नहीं कर सकते। और इसलिए हम बोलते हैं कि ये सराहनीय कदम है। इससे समाज की एकता बढ़ेगी, न कि घटेगी। कुछ लोग अपने सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपने विचारधारा को बनाए रखने के लिए कहते हैं कि इससे समाज में विद्वेष पैदा होगा। तो अरे भैया, समाज में कब विद्वेष नहीं था? शोषण तो हमेशा रहा।
अब उसको धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पर आप करा रहे थे, कर्म के नाम पर करा रहे थे। आज कौन बिलीव करेगा कि हम पूर्व में ये जब कर्म किए थे इसलिए हम आज गरीब हैं? तो उसी सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। गरीबी पूर्व के कर्म से नहीं, ये यहाँ की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हाँ, उनसे लोग गरीब हैं। जो आपने व्यवस्था शब्द कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसी शोषणकारी व्यवस्था को जो बनाए रखना चाहता है वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, अच्छी बात है कि जाति जनगणना हो रही है। एक बात हमको और लगती है कि जो कुलीन वर्ग है ना, वो सिर्फ जो लोग अनपढ़ हैं, जो पिछड़े, दलित, कुचले हैं, जो हाशिए में खड़े लोग हैं, उनको ये लोग सिर्फ गुमराह करते हैं। कुछ कुलीन वर्ग की बात मैं कर रही हूँ, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग एक तरह नहीं होते हैं। उनको अपनी बिटिया बहना होगा, है ना, तो किसी के भी घर ब्याह आएंगे, बस उसके पास सत्ता हो, पावर हो, पैसा हो, सब कुछ हो, वहाँ कराएंगे। लेकिन आपके लिए क्या कहेंगे कि नहीं नहीं, इंटर का शादी ठीक नहीं है, अपनी ही जाति में करना चाहिए, है ना। आपको ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे और उनको अपनी बिटिया, लड़का जो भी ब्याहना होगा, किसी के भी घर ब्याह आएंगे, खाली वो लड़का क्या हो, मिनिस्टर का लड़का हो, विधायक का लड़का हो, पैसा, पावर, कुर्सी, सत्ता हो, उनके लिए सब जायज है। सारी ये जो बंदोबस्त है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो वो सब किसके लिए है? दलित और पिछड़े लोगों के लिए है। और इसी चक्रव्यूह में वो आपको फंसा के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कभी आप उससे बाहर निकले। अगर आप अपने अधिकार जान जाएंगे तो उनकी गुलामी करना आप बंद कर देंगे, इसलिए आपको उसी के फेरे में वो रखना चाहते हैं। तो उस ज्ञान को डॉक्टर इनकी मैं सत्तावादी ज्ञान कहता हूँ। वो क्लेम करेंगे कि हमें सारा ज्ञान प्राप्त था, हमसे भगवान कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और उसी आधार पर आपको हमेशा वो गरीब और मजलूम बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ये कास्ट सेंसस या आप कहें कि जो गणना इस बार हो रही है, ये उसी सत्यवादी सोच को चैलेंज करने जा रहा है। और कुछ लोगों को इसीलिए मिर्ची लग रही है क्योंकि उनसे अब सवाल पूछे जाएंगे कि जो भी संस्थाएं, उस संस्थाओं में हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं, संसाधन जो इतने भारत सरकार के हैं या भारत सरकार को हम दे रहे हैं, उसमें हमारा जगह कहाँ है, हमारा जगह दो, हमारा ये अधिकार है। और इससे जिसकी 5% आबादी है और जो 50% लूट के खा रहा है, निचोड़ रहा है, उसको खतरा है। और उस खतरे को क्या कहेगा? ये राष्ट्र का खतरा है। ये राष्ट्र का खतरा नहीं है, ये राष्ट्र के लिए खतरा नहीं है, ये तुम्हारे सत्ता के लिए खतरा है। और तुम अपने खतरे को क्या बताओगे? राष्ट्र का खतरा। आज जनता वो समझ रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय में जातीय जनगणना या ये राष्ट्रीय जो जनगणना हो रही है, ये भारत को और सशक्त बनाएगा। क्यों बनाएगा? इसलिए बनाएगा क्योंकि जो जातियां, जो वर्ग आज भी वंचित है उस सत्ता के गलियारों से, चाहे नौकरशाही में, चाहे जॉब में, चाहे सर्विसेज में, उनको वहां पर जाने का मौका मिलेगा। और जब वो जाएंगे तो एक मुकम्मल और एक इंक्लूसिव व्यवस्था बनेगी और वो सरकार और इस राष्ट्र को और मजबूत करेंगे। और जो ये सोचते हैं, कुछ जातियां ये सोचती हैं कि राष्ट्र निर्माण पर हमारा एक अधिकार है, उनका ये बर्थ राइट है, ये सोच बदल दीजिए। इस गणना के बाद ये सोच बदल दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में वही लोग जिनको आप 1000 सालों से वंचित रखते हैं, आपको मार के भगाएंगे और फिर आप कहेंगे कि हमको जगह कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में इसका सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक भूमिका होने वाली है। और जिनको ये सत्ता गंवाने का डर है, क्योंकि जो सत्ता, ये राष्ट्र निर्माण के नाम पर मलाई मार रहे थे, उनके ये सत्ता के लिए खतरा है, इसलिए वो क्या कहेंगे? ये राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, समाज में जो है विभेद पैदा हो जाएगा, विद्वेष पैदा हो जाएगा। अभी तक तो ऐसे लग रहा था जैसे कि बहुत शांति है, सबको समानता मिल गई है, सबके अधिकार मिल गए, और जब अधिकार लोग मांगने लगे तो राष्ट्र के लिए खतरा। ऐसे लोगों से इस भारत की जनता को सबसे अधिक सचेत रहने की जरूरत है कि कैसे राष्ट्र के नाम पर वो अपने सत्ता की रोटियां सेकते हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। और यही समझने का एक मुकम्मल रास्ता ये जातीय गणना दे रहा है। इसीलिए वो लोग, कुछ ही लोग विरोध कर रहे हैं।
लेकिन भारत सरकार ने ये फैसला लिया, विपक्ष ने प्रेशर बनाया। हम सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां पर एक अहिंसक क्रांति के द्वारा हम भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में अग्रसर होते देखेंगे, एक नए भारत के रूप में स्थापित होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। आपने हमारे सभी प्रश्नों का जवाब बहुत सटीक दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये समझ में आएगा। तो चलते हैं। हाँ, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो आप हमारा ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है और ये समझने की भी ज़रूरत है। और इसके पहले हमारा पहले का भी वीडियो देखें जिसमें हमने जाति जनगणना में बहुत विस्तृत रूप में मैंने बात किया है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद।